नमस्कार, मेरा नाम रुपेश सोनी है। मैं एक आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिजाइनर हूं और आप देख रहे हैं 20 स्क्वायर डिजाइन स्टूडियो। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक बेहतरीन बाथरूम किसी भी अच्छे बिल्डिंग के लिए काफ़ी आवश्यक है और एक अच्छा बाथरूम बनाने के लिए आपको किन किन 4 बातों का ध्यान रखना है, ये मैंने अपने लास्ट वीडियो में काफ़ी आसान भाषा में और काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ऐड कर दूंगा, आप वहां क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। लास्ट वीडियो में हम बाथरूम के प्लानिंग के बारे में काफ़ी डिटेल में समझ चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम बाथरूम के प्लम्बिंग वर्क के बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि किसी भी बाथरूम को बहुत अच्छे से बनाने के लिए प्लम्बिंग वर्क काफ़ी ज़रूरी होता है। इसीलिए प्लम्बिंग की प्लानिंग हम बिल्डिंग प्लानिंग के साथ ही शुरू कर देते हैं। अगर आप अपनी नई बिल्डिंग बनवा रहे हैं और अगर आपने प्लम्बिंग प्लानिंग के बारे में बहुत डिटेल में नहीं सोचा हुआ है और आपने अपनी बिल्डिंग बनवा दी है, तो आपके बाथरूम के अंदर के फ्लोर को बाथरूम के बाहर के फ्लोर से 8 से 18 इंच तक ऊंचा करना पड़ सकता है, जैसा कि आप इन इमेजेज में देख सकते हैं। और इस तरह के कंडीशन में स्पेशली सीनियर सिटीजन्स या किसी फिजिकली चैलेंज पर्सन को बाथरूम यूज करने में काफ़ी तकलीफ हो सकती है। तो आज हम इन सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। जब भी हम इस तरह की यानी कि 2 फ्लोर या 2 फ्लोर से ऊंची मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाते हैं तो अपर फ्लोर्स पे यानी कि फर्स्ट फ्लोर या उसके ऊपर के फ्लोर पे जहाँ भी बाथरूम आने वाला होता है, यानी हमारी ड्राइंग के हिसाब से जो बाथरूम का लोकेशन होता है, उस हिस्से में लेंटर में हम संकन स्लैब बनाते हैं। यानी कि लेंटर को नॉर्मल लेंटर के लेवल से कुछ नीचे कास्ट कराते हैं, जिससे कि एक गड्ढा बन जाए जिसमें हम अपने प्लम्बिंग पाइप को काफ़ी आसानी से फ्लोर के नीचे एकोमोडेट कर सकें। ये जो संकन स्लैब हम बनाते हैं, इसका जो डेप्थ होता है ये मिनिमम 10 इंच और मैक्सिमम एज पर रिक्वायरमेंट रखते हैं। इस संकन स्लैब का डेप्थ मिनिमम 10 इंच ही क्यों रखा जाता है, इस बात को हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। लेंटर में संकन स्लैब बनाने के बाद हम पहले ब्रिक वर्क कराते हैं, फिर छत कास्ट करा देते हैं। इसके बाद बारी आती है वाटरप्रूफिंग की। वाटरप्रूफिंग बिल्डिंग में हर उस जगह पे करानी होती है जहां पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, बल्कि यूं कहें कि पानी फ्लोर पे बहुत ज़्यादा गिरता हो। जैसे कि बाथरूम एरिया, किचन का सिंक एरिया, बालकनीज एरिया या टेरेस का एरिया, यहाँ पे या तो पानी हम बहुत गिराते हैं या बारिश की वजह से बहुत सारा पानी आ जाता है। तो इन सारे एरियाज में वाटरप्रूफिंग करना बहुत ही ज़रूरी होता है। जहाँ भी आपको वाटरप्रूफिंग करानी होती है, सबसे पहले उसके लेंटर को पूरी तरह से क्लीन किया जाता है। उसको इस तरह से क्लीन किया जाता है कि इसमें किसी तरह की गंदगी चिपकी हुई ना हो। जैसे प्लास्टर वगैरह के दौरान कई बार सीमेंट भी फ्लोर पे गिर जाता है जो बुरी तरह से वहाँ चिपक जाता है, जो आसानी से छूटता नहीं है। लेकिन हमें वाटरप्रूफिंग करने से पहले इन सारी गंदगियों को बहुत अच्छे से किसी भी तरह से साफ कर लेनी होती है। इसके लिए आप तार ब्रश वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मोटी मोटी गंदगी को अच्छी तरह से साफ करने के बाद आप इसके लेंटर को पानी से वॉश कर दें, ताकि छोटे मोटे डस्ट पार्टिकल भी अच्छी तरह से रिमूव हो जाए और लेंटर पूरी तरह से क्लीन हो जाए। जब आपका लेंटर पूरी तरह से साफ हो जाए, तब वाटरप्रूफिंग केमिकल और सीमेंट का एक घोल तैयार किया जाता है, जिसको ब्रश की मदद से यानी कि पेंट ब्रश की मदद से फ्लोर पे और साइड वॉल्स पे 2 कोट हमें अप्लाई करना होता है। वाटरप्रूफिंग केमिकल में आपको कई सारे ऑप्शंस मार्केट में मिल जाएंगे, जिसमें कुछ फेमस नाम इस प्रकार हैं। डॉक्टर फिक्सिट कंपनी का URP 301, सिक्का कंपनी का टॉप सील 107, एशियन पेंट का स्मार्ट केयर डैम्प प्रूफ और फॉसरॉक इंडिया कंपनी का नीटो प्रूफ 600। इनके अलावा भी हर जगह बहुत सारी ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड कंपनियां वाटरप्रूफिंग केमिकल बनाती हैं, जिन्हें आप खुद से मार्केट सर्वे करके एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर अभी हम डॉक्टर फिक्सिट URP 301 के केमिकल की बात करें तो इसके 1 लीटर केमिकल के साथ 1.5 kg नॉर्मल सीमेंट को मिक्स करते हैं।
इसमें कोई भी पानी का इस्तेमाल नहीं करते हैं और एक बहुत ही अच्छा सा घोल तैयार करते हैं। इस घोल को पेंट ब्रश की मदद से पहले फ्लोर पे और साइड वॉल्स पे करीब 2 फीट हाइट तक एक कोट कराना होता है। फर्स्ट कोट को अगर हम हॉरिजॉन्टल कर रहे हैं तो सारे जगह पे हॉरिजॉन्टल ही ब्रशिंग कराएंगे और जैसे ही इस घोल के एक कोट का लेयर पूरे 2 फीट हाइट तक दीवार पे और फ्लोर पे कंप्लीट हो जाए, इसे 3 से 4 घंटे तक सूखने के लिए छोड़ देते हैं। और जब 3 से 4 घंटे के बाद ये अच्छी तरीके से सूख जाए तब इस पे दूसरा कोट अप्लाई करते हैं। अगर पहले कोट को हमने हॉरिजॉन्टल ब्रशिंग से किया हुआ है तो दूसरे कोट को हम वर्टिकली ब्रशिंग करते हैं ताकि एक अच्छा सा क्रिस क्रॉस लेयर बन जाए। अब दोबारा इसे सूखने के लिए 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। ये वाटरप्रूफिंग का लेयर बहुत ही फ्लेक्सिबल और काफ़ी थिन होता है, इसीलिए इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसके ऊपर एक प्लास्टर का प्रोटेक्शन लेयर लगाना होता है ताकि हमारे वाटरप्रूफिंग का जो लेयर है वो किसी चीज़ के गिरने से या कुछ काम करने की वजह से डैमेज ना हो सके। इस प्लास्टर को करने के लिए हम 1:3 या 1:4 रेशियो का सीमेंट मोर्टार बनाते हैं। कई बार इसमें डॉक्टर फिक्सिट का LW+ भी यूज किया जाता है ताकि इसका स्ट्रेंथ और भी अच्छा हो जाए। जहाँ जहाँ भी हमने वाटरप्रूफिंग की कोटिंग की हुई है उन सारे जगहों पे 15 mm मोटा प्लास्टर किया जाता है। प्लास्टर करने के बाद इस प्लास्टर के ऊपर सीमेंट की पनिंग चढ़ा दी जाती है। फिर इसे 12 से 15 घंटे के लिए सूखने को छोड़ दिया जाता है और जब ये पूरी तरह से सूख जाती है तो इसमें 24 आवर के लिए पानी भर के रखा जाता है और ये चेक किया जाता है कि कहीं से कोई लीकेज तो नहीं रह गया है। अगर कोई लीकेज रह जाती है तो उसे प्रेशर ग्राउटिंग वगैरह की मदद से रिपेयर कर देते हैं। यहाँ तक आपके वाटरप्रूफिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। इस जगह पे आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप बिल्डिंग के जिस एरिया में भी वाटरप्रूफिंग कराएं, यही सेम प्रोसेस उस जगह के लिए भी फॉलो करें। वाटरप्रूफिंग कंप्लीट होने के बाद हमारे प्लम्बिंग पाइप्स को फ्लोर में ले करने का काम शुरू होता है। इसमें हम मेनली ड्रेन पाइप और सॉइल पाइप लगाते हैं। ड्रेन पाइप हमारे वॉश बेसिन और शावर एरिया के पानी को कैरी करता है, जबकि सॉइल पाइप हमारे टॉयलेट सीट के साथ कनेक्ट होता है जो हमारे सॉलिड वेस्ट को कैरी करता है। बाथरूम के फ्लोर के अंदर मोस्टली इनके लिए 4 इंच डाया के पाइप का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे तो बाथरूम की प्लम्बिंग इस तरह से प्लान की जाती है कि कोई भी पाइप एक दूसरे को क्रॉस न करे, लेकिन कुछ केसेज में कभी कभी बाथरूम के बहुत छोटे होने के कारण या और भी कई कारणों से कई बारी पाइप एक दूसरे के ऊपर क्रॉस हो जाती है। तो 4-4 इंच की 2 पाइपें क्रॉस होने से 8 इंच का जगह तो पाइप ही ले लेती है और कुछ एक्स्ट्रा स्पेस स्लोप के लिए और ऊपर के कवर के लिए हमें रखना होता है। इसीलिए मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि जो हम संकन स्लैब बनाते हैं वो सेफर साइड रहने के लिए मिनिमम 10 इंच डेप्थ का रखते हैं ताकि पाइप क्रॉसिंग वाले सिचुएशन में हमें प्रॉब्लम ना हो। प्लम्बिंग की पाइप को फ्लोर में ले करते वक्त हम एक स्लोप भी उसमें देते हैं जो एज पर स्टैंडर्ड 1:50 के रेशियो में होता है, यानी 2% का स्लोप बनाते हैं। यानी कि 50 इंच हम अगर लेंथ में जाते हैं तो 1 इंच का ड्रॉप उसमें क्रिएट करते हैं। कई बारी कुछ प्लम्बर्स या कुछ ओनर्स को ऐसा लगता है कि हम अगर स्लोप ज़्यादा देंगे तो हमारा वेस्ट काफ़ी आसानी से और काफ़ी जल्दी निकल जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा करने से क्या होता है कि हमारे ड्रेन में जो वेस्ट और पानी है उसमें से पानी तो जल्दी निकल जाता है और वेस्ट पीछे रह जाता है और पाइप में रुक जाता है, जो कि बाद में पाइप के चोक होने का मेन कारण बन जाता है। फ्लोर के अंदर वेस्ट और सॉइल पाइप का लेआउट करने के बाद, यानी कि काम करने के बाद, इसको प्लेन कंक्रीट से अच्छी तरह कवर कर दिया जाता है ताकि पाइप को ऊपर से डैमेज होने से बचाया जा सके। इसके बाद संकन स्लैब को फिल करने की बारी आती है, जिसमें आमतौर पे हम लाइट वेट मटेरियल्स लाइक AAC ब्लॉक्स या खंगा वगैरह का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो हमारा संकन स्लैब का लेंटर है उस पर बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा लोड ना आए। संकन स्लैब को फिल करने के बाद हम सीमेंट और सैंड का 1:4 रेशियो का एक मोर्टार तैयार कराते हैं, जिसमें डॉक्टर फिक्सिट वाटरप्रूफिंग LW+ का भी इस्तेमाल कई बारी किया जाता है और इसको अच्छी तरह से उसके ऊपर, यानी कि जो हमने फिलिंग मटेरियल भरा हुआ है उसके ऊपर ले कर देते हैं, जिससे हमें फ्लोर पे एक रफ ग्राउंड मिल जाता है
यानी कि एक बेस मिल जाता है, जिसमें बाद में हम फ्लोरिंग का काम करवाते हैं। ये तो हो गई ड्रेन पाइप के लेइंग की बातें, लेकिन इसके साथ ही साथ दीवारों में वाटर सप्लाई की पाइपों को भी चेंज काट कर लगाई जाती है। वाटर सप्लाई में यूज करने के लिए मार्केट में कई तरह की पाइप्स अवेलेबल हैं, जिसमें PPR पाइप, CI पाइप्स, PVC पाइप, UPVC पाइप और CPVC पाइप्स आते हैं। वाटर सप्लाई के लिए इन सारी पाइप्स के ऑप्शंस में से हमें किन पाइप्स को सेलेक्ट करना होता है, इसके लिए हम 3 चीज़ों का ध्यान रखते हैं। पहला तो ये है कि कोल्ड या हॉट दोनों तरह की वाटर के सप्लाई के लिए कौन सा पाइप ज़्यादा ड्यूरेबल है। दूसरा तो यह है कि किसकी कॉस्टिंग ऑप्टिमम है। और थर्ड जो पॉइंट हम ध्यान में रखते हैं पाइप को सेलेक्ट करते वक्त, वो ये है कि किस तरह के पाइप का काम करने वाले लोग काफ़ी इजीली मिल जाते हैं। इन तीनों बातों को अगर ध्यान रखें और इन सारी चीज़ों को कंक्लूड किया जाए तो हमें पता चलता है कि ड्रेनेज के लिए हमें PVC पाइप का इस्तेमाल करना चाहिए और वाटर सप्लाई के लिए CPVC पाइप का इस्तेमाल करना चाहिए। इन सारी बेसिक टेक्निकल बातों का ध्यान रख के आप खुद से ही अपने बाथरूम का काम काफ़ी अच्छे से करा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी जानकारी मिली हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। इस टॉपिक को लेकर अगर आपका कोई सजेशन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपके लिए बनाता रहता हूं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन में जो ऑल का बटन है उसे प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम नया वीडियो आपके लिए लेकर आएँ सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।